Hello students, once again welcome back to my class, and today we are going to start a new chapter of your NCERT history textbook, that is chapter number 2 from trade to territory. Chapter number 2 from trade to territory, which means how the company establishes power. As you all know that ईस्ट इंडिया कंपनी केम्स टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ट्रेड। वो भारत में व्यापार को करने और व्यापार बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन क्या हुआ, किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन अराइज हुई, क्या उनके माइंड में न्यू थिंकिंग्स एंड आइडियाज़ आए, एंड हाउ दे डाइवर्टेड देयर एम टूवर्ड्स एक्वायरिंग a good area in terms of trade, and they directed towards the acquisition of territory. We will came across all these points in this chapter, and this is going to be an introductory video to the chapter, and later on we will go through all the reasons and causes behind their expansion from just a mere trade to territory. किस तरीके से सिर्फ व्यापार करने के नियत से आए हुए वो विदेशी लोग भारत में पूरे टेरिटरी को एक्वायर करने लगे, यहाँ के रूलर्स किंगडम्स को डिमोलिश करने लगे। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लुक एट योर बुक विच सेज दैट औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, ही establishes is control over a very large part of the territory that is now known as India. तो अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि लास्ट जो पावरफुल मुगल रूलर था वो औरंगजेब था। There were so many other rulers even after Aurangzeb, but they were not so powerful. So if we talk about powerful last ruler, it would be औरंगजेब। तो ये लास्ट पावरफुल रूलर था मुगल साम्राज्य का, और उसने एक बहुत वास्ट एम्पायर स्टैब्लिश किया था, बहुत दूर तक का क्षेत्र कवर किया, और उसको इंडिया कहा जाता था। आज के डेट में हम उसको इंडिया के रूप में जो जानते हैं। एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1707, यू शुड रिमेंबर दिस, 1707, दिस वॉज द ईयर व्हेन औरंगजेब डाइड। ये याद रखिएगा, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, एंड मैनी मुगल गवर्नर्स लाइक सूबेदार्स जिनको कहा जाता है एंड बिग जमींदार्स बिगिन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। तो इनके डेथ के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जितने भी सूबेदार्स और जमींदार्स थे जो उनके अंडर में थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र करना, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया, उनकी टेरिटरी और किंगडम से सेपरेट होना शुरू कर दिया, सो दैट दे कैन सेट अप देयर ओन किंगडम ऑन विच दे विल एक्सरसाइज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. So as you all know that Delhi was an effective center during the Mughal period, it was even the capital. तो मुगलों के समय में दिल्ली की बहुत महत्वता थी, वो राजधानी भी रही और बहुत मतलब उसका महत्व ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे ये सूबेदार और ये ज़मींदार अलग हो गए आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट पावरफुल मुगल रूलर दैट वाज औरंगजेब, तो जो जो किंगडम से सब सेपरेट हो गए, एक बड़े से साम्राज्य का विघटन हो गया, एक बहुत बड़ा एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और इसके वजह से जो दिल्ली की खुद की इंपॉर्टेंस थी वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ याद रखिएगा कि ब्रिटिशर्स का अगर हम आगमन कहेंगे, दैट वुड बी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ब्रिटिशर्स का अराइवल हो गया था भारत में। तो मुगल की पावर का मतलब मुगल्स की जो पावर थी वो ख़त्म हुई विद द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, और एक न्यू पावर सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में इमर्ज होना शुरू हो गई, जो कि थी ब्रिटिश पावर या फिर कॉलोनियल पावर। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? आपको पता है जब ये भारत आए थे, इनका कोई एम नहीं था यहाँ की टेरिटरी को एक्सपेंड करना, अक्वायर करना या फिर जीतना। They came to India with just a simple objective of doing trade and expanding their trade. भारत में व्यापार करना है, व्यापार को बढ़ाना है, इससे ज़्यादा कोई ऑब्जेक्टिव या एम इनका नहीं था। बट अब ये कैसे ट्रेड से टेरिटरी तक पहुंचते हैं वो हम पढ़ेंगे। देन हाउ देन दे कम टू बी द मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर। मतलब अगर ये एक ट्रेडिंग पर्पस लेकर आए थे तो टेरिटरी का थॉट इनके माइंड में कैसे आया, कैसे इतने बड़े एम्पायर के मास्टर बन गए, वी विल कम टू नो अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। नाउ लुक एट फिगर नंबर 1
on your textbook in which Bahadur Shah Zafar and his son being arrested by Captain Hodgson. यहाँ पर बहादुर शाह जफर जो कि मुगल रूलर थे, but he would comes under the category of weak मुगल rulers, not the strong one. जब कभी भी आपसे strong rulers की बात होगी तो इनका जो ऑर्डर है वो औरंगजेब पर आकर रुक जाएगा. इनके बाद के और भी बहुत से मुगल रूलर्स आए बट दे वर नॉट सो पावरफुल. सो बहादुर शाह जफर वॉज वन ऑफ द वीक रूलर ऑफ मुगल एम्पायर. तो वो और उनके बेटे को यहाँ पर दिखाया गया है जिसको कैप्टन हॉडसन ने अरेस्ट करवाया. आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट. तो औरंगजेब के मर जाने के बाद कोई भी पावरफुल रूलर नहीं था, आई टोल्ड यू. एंड बट फिर भी कोई मान लीजिए मर भी गए, वो उनके बाद के जो रूलर्स थे दे वर नॉट सो पावरफुल बट स्टिल द पोजीशन ऑफ मुगल एम्परर was having that much of importance just like the way it was having in the year of औरंगजेब. यानी कि मुगल एम्परर का जो पद होता था उसकी महत्वता तब भी थी. यानी कि उस पर बैठने वाले व्यक्ति का भले इंपॉर्टेंस ना हो लेकिन उस पद की, उस सीट की, उस गद्दी की इंपॉर्टेंस फिर भी थी. And in fact when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, अगर 1857 की क्रांति के बारे में कभी आपने सुना हो, नहीं भी तो आप आगे भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो ये रिबेलियंस थे जिन्होंने विद्रोह किया था, उस समय जो एक मैसिव रिबेलियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट दैट टाइम वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर. तो उन्होंने जो रिबेलियंस थे, जो विद्रोही थे 1857 के, उन्होंने इन्हीं को अपना नेचुरल लीडर घोषित किया. यानी उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही अपना मुखिया घोषित किया क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी पे थे, वो इंडियन रूलर माने गए क्योंकि इंडियन टेरिटरी पे थे और ब्रिटिशर्स वर द आउटसाइडर्स. तो नेचुरली वो उस पद पे थे, एम्परर के पद पर बैठने की वजह से वो ये जो लीडरशिप का टाइटल होता है वो नेचुरली उन पर चला जाता है. एंड इवन द पीपल और द रिबेलियंस हु वर द पार्ट ऑफ द रिबेल ऑफ 1857, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया. And once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. मतलब एक बार जब रिवॉल्ट को दबा दिया गया, 1857 की जो क्रांति थी उसको जब ब्रिटिशर्स ने दबा दिया, उसके बाद बहादुर शाह जफर को फोर्स किया गया कि वो अपनी किंगडम छोड़ दे, वो अब ये गद्दी छोड़ दे, और उसके साथ साथ उनके बच्चों की हत्या करवा दी गई सो दैट देयर वुड बी नो फर्दर लीगल हायर, ताकि इसके बाद अब कोई और लीगल हायर हो ही ना जिसको फिर से ये मुगल एम्परर की उपाधि दी जाए या गद्दी सौंपी जाए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज विच सेज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. चार्टर 1600 में जो ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे एक रॉयल ऑर्डर मिल गया था, एक उनको रॉयल परमिशन मिल गई चार्टर के तहत ताकि वो भारत में आ सकें. और चार्टर क्या बताता था? इट ग्रांट्स द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट. चार्टर में क्या लिखा था? इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर. चार्टर इंक्लूड्स ग्रांटिंग द होल right to trade with ईस्ट. यानी ईस्ट यानी कि पूरब के जितने भी देश हैं उनके साथ व्यापार करने का एकाधिकार. सोल राइट का मतलब एकाधिकार, सिर्फ उन्हीं को अधिकार रहेगा और किसी को नहीं. तो ये एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा थ्रू अ रिटन चार्टर. This meant that no other trading group in England could compete with East India Company. और इस चार्टर और इस ऑर्डर के तहत ये मान लिया गया, ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर कोई भी और अदर कंपनी जो इंग्लैंड की है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट में यानी पूरब के देशों में कंपटीशन नहीं करेगी. With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe and sell at higher prices. तो इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया कि ईस्ट में जाकर ओशंस को क्रॉस करके वहाँ के जो भी देश हैं वहाँ जाकर वो व्यापार कर सकते हैं, वहाँ नए लैंड्स को सर्च कर सकते हैं. सर्चिंग फॉर न्यू लैंड मीन्स सर्चिंग फॉर न्यू एरिया फ्रॉम विच और फ्रॉम वेयर दे कैन सेट अप देयर ओन फैक्ट्रीज एंड यूनिट्स and do their trading activities. And not only this, they can also
buy goods at cheaper price from those countries and get it back to their own country and sell it at higher prices। यानी कि ईस्ट के जो भी देश हैं वहाँ से सस्ते दामों में सामान खरीद कर लेकर आएँ, इंग्लैंड वापस आके उसको महंगे दामों में बेच सके और इसका जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी देयर प्रॉफिट, इस तरीके से मुनाफा कमा सके। The company did not have to fear competition from other English trading companies। और ये चार्टर मिल जाने के बाद ये जो सोल राइट मिल गया था बाय द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, कंपनी को अब कोई डर नहीं था कि कोई उनका कंपटीटर होगा। कंपटीटर का मतलब जब एक ट्रेडर होता है, कोई सामान मार्केट में बेच रहा है तो उसके जैसे और भी बेचने वाले लोग होते हैं और वो उसका कंपटीशन कहलाते हैं। तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग गुड्स और सर्विसेज में ट्रेड करती थी, और भी बहुत सी कंपनियां थी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कोई खतरा नहीं रह गया था बिकॉज उनको सोल राइट मिला था एंड नो अदर कंपनीज वाज अलाउड, no other companies were allowed to enter into the eastern territory and do or perform trade। ईस्टर्न टेरिटरी में ना तो वो आ सकते थे ना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते थे। अ न्यू वर्ड मर्सेंटाइल। मर्सेंटाइल का मतलब होता है अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइजेस। मर्सेंटाइल का मतलब एक प्रकार का ऐसा व्यापार जिसमें आप प्रॉफिट कमाते हैं। कैसे? आप सस्ते दामों में सामान खरीद कर और महंगे दामों में बेचते हैं और उसका जो डिफरेंस होता है मींस परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वो उनका प्रॉफिट होता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मर्सेंटाइल। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। तो इस तरह की जो भी मर्सेंटाइल कंपनियां होती थी, यानी कि जो लो कॉस्ट पे चीप रेट पर सामान खरीदती और हायर रेट पर बेचकर मुनाफा कमाती थी, ये यूजुअली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने कंपटीटर्स को इरेडिकेट कर देती थी, एक्सक्लूड करवा देती थी। यानी कि इनके जो भी कंपटीटर हैं, विरोधी हैं, जो उनको टक्कर दे सकते हैं, उनको किसी न किसी मेथड से और तरीके से वो निकलवा देती थी, बहिष्कार करवा देती थी या उनके राइट्स को छिनवा दिया जाता था। मतलब एक तरह का कंपटीशन इनमें चलता था। वही चीज़ हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये चार्टर मिल गया, दे गॉट द सोल राइट, और इस तरीके से और कोई अदर कंपनी यहाँ पर नहीं आ सकती थी और इस तरीके से वो सस्ते दामों में सामान खरीदते थे और महंगे में बेचकर मुनाफा कमाते थे। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern market। ये जो रॉयल चार्टर था, ये इसने ट्रेडिंग कंपनीज पर तो बैन लगा दिया था, ठीक है, बट इट कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स। लेकिन और भी जो यूरोपियन पावर हैं उनको ईस्टर्न मार्केट में आने से ये चार्टर नहीं रोक सकता था। यानी पूर्वी जो भी बाजार हैं, बाजार का मतलब कोई एक छोटा मोटा मार्केट की बात नहीं हो रही। ईस्टर्न मार्केट मीन्स ऑल द इंटायर ईस्टर्न नेशन, जितने भी ईस्ट में देश थे वहाँ जाकर ये व्यापार करते थे, उसी में से एक भारत भी था। तो ईस्टर्न मार्केट में और भी यूरोप से ताकतें आ रही थी। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa। So ये नोट करने की बात है, पुर्तगीज वर द फर्स्ट। भारत में सबसे पहले अगर कोई आया था, कोई आउटसाइडर आया था, दैट वाज पुर्तगीज, और ये आकर गोवा में इस्टेब्लिश हुए थे। पुर्तगीज वर द फर्स्ट पावर, या ये कह सकते हैं कि पहली बाहरी ताकत थी जो भारत आई थी और यहाँ पर आकर स्टैब्लिश हुई थी इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से आने से पहले ही पुर्तगीज यहाँ पर आ चुके थे एंड दे मेड देयर सेटलमेंट और इस्टेब्लिशमेंट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि पश्चिमी तटवर्ती इलाका है, वहाँ पर इन्होंने अपना पूरा सेटलमेंट बढ़ाया और गोवा को इन्होंने अपना बेस बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए हु वर द फर्स्ट आउटसाइडर हु केम टू इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स से भी पहले सबसे पहले भारत में जो बाहरी ताकत आई थी वो पुर्तगीज थे। ये कहा गया दैट बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, पहली अभी इंग्लिशमैन की जो इंग्लिश की अंग्रेजों की शिप थी जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से घूमते हुए केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए इंडियन ओशन से भारत पहुंचती, उसके पहले ही पुर्तगीज यहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट वेस्टर्न कोस्ट पर बनाया था और गोवा को बेस बना रखा था। इनफैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा, a Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498. So in 1498, that was the year 1498, Vasco da Gama explored
द सी द रूट टू इंडिया। 1498 में वास्को डी गामा, जो कि खुद एक पुर्तगीज़ थे, पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर और ट्रैवलर थे, घुमक्कड़ कहा जा सकता है, या फिर ट्रैवलर कहा जा सकता है, यात्री थे, उन्होंने 1498 में भारत तक आने का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। And who had discovered the sea route to India in 1498? By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. और अर्ली 17th सेंचुरी की बात की जाए, यानी कि इनिशियल 17th सेंचुरी की बात की जाए, अर्ली 17th सेंचुरी Dutch were exploring the routes, यानी अर्ली 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के शुरुआत से ही, शुरुआती दौर में जो डच थे वो भी इंडियन ओशन से होते हुए भारत आने का रास्ता खोज रहे थे। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और उसके बाद फिर कौन आया? फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए, फॉलोड बाय पुर्तगीज, वी हैव डच, एंड आफ्टर डच French traders also arrived in India. French traders. So you can see that not only the Britishers, से Britishers ही नहीं थे जो outsider थे, एक foreign power थे और इंडिया में आए थे for the purpose of doing trade. It was also the Portuguese, then we have Dutch and then French trader. ये सब भी भारत आए थे व्यापार करने के लिए, भारत का रास्ता खोजते हुए यहाँ आए, so that they can also purchase goods at cheaper rate from India and sell it at higher prices into their own nation or to into another nation and make profit. The problem was that all the companies were interested in buying the same goods. अब इन सारी कंपनियों की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सभी, whether it was Portuguese, Dutch, French और even Britishers, सबकी समस्या थी कि सबको सेम एक प्रकार का सामान खरीदना था। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो कॉटन और सिल्क, टेक्सटाइल या फैब्रिक की बात की जाए तो भारत का कॉटन एंड यहाँ का जो सिल्क था वो यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड में था। और स्पाइसेस की बात की जाए, दो चीज़ें इंडिया की काफ़ी डिमांड में रही। पहला तो टेक्सटाइल या फैब्रिक कह लीजिए, यानी कि कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा और सिल्क का कपड़ा, ये यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में था। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्पाइसेस, इट वॉज पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। पेपर का मतलब काली मिर्च होता है, क्लोव यानी कि लौंग, देन इलायची, देन दालचीनी, ये कुछ ऐसे मसाले थे जो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द मेन कमोडिटी दैट वर ब्रॉट फ्रॉम इंडिया टू द यूरोपियन मार्केट, इट वाज द फैब्रिक विच कंसिस्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क एंड देन स्पाइसेस, और फिर भारत के मसाले। इनका जो टेस्ट था ऑल ओवर यूरोपियन मार्केट में फैल चुका था। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. अब हुआ क्या, इतने सारे खरीदार आ गए, इतने ट्रेडर्स आ गए कि इंडियन मार्केट के जो ट्रेडर्स थे, दोज हु वर सेलिंग दीज कॉटन एंड सिल्क एंड ऑल दीज स्पाइसेस, दे स्टार्टेड रेजिंग देयर प्राइजेस। उन्होंने अपने प्राइजेस को बढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब कि जो दाम पर वो पहले बेच रहे थे उन्होंने भारतीय व्यापारियों ने उसका दाम बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास खरीदार अब ज़्यादा हो गए, अलग अलग नेशन से हो गए, एंड दैट्स वाई दे स्टार्टेड चार्जिंग वेरी हैविली, एंड ड्यू टू विच इन कंपनीज को सफ़र करना पड़ा, क्योंकि वो भारत इस एम से आए थे कि सस्ते दाम में उनको सामान मिल जाएगा और महंगे दाम पे वो यूरोप में बेच देंगे। जब यहाँ के व्यापारियों ने इतने ज़्यादा ट्रेडर्स को देखा तो उनको लगा कि हमारे गुड्स जो हैं वो बहुत डिमांड में हैं, एंड दैट्स वाई दे ऑल्सो रेज देयर प्राइजेज, उन्होंने भी अपना दाम बढ़ा दिया। अब दाम बढ़ जाने की वजह से ये जो ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स या जो भी फॉरेन ट्रेडर्स थे, इनका जो मुनाफा था वो घट गया, क्योंकि ये यहाँ से सस्ते में पाते थे, महंगे में बेचते थे। अब यहाँ से भी काफ़ी हद तक महंगे में पा रहे थे, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितने महंगे में बेचते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हाई रेट चार्ज करेंगे तो कोई परचेज ना करता, एंड दैट्स वाई देयर प्रॉफिट रिड्यूस। इस वजह से इन जितने भी ट्रेडर्स थे इनका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द इंडियन स्टार्टेड चार्जिंग टू हैविली फॉर देयर ऑल दीज आइटम्स। So
द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाई एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। तो इकलौता जो तरीका था जिससे कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा सकती थी, फ्लरिश कर सकती थी, कि अपने इन कंपटीटर्स को, पुर्तगीज रहे हों या डच रहे हों या फ्रेंच, इनको इरेडिकेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ओनली देन दे वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई देयर प्रॉफिट, तभी अपना प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर सकेंगे। Now, the urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. अब मार्केट में कब्जा बनाने का जो एक एम उनके माइंड में आया, इसके वजह से इन कंपनीज के बीच में एक युद्ध जैसी कंडीशन छिड़ गई, लगातार एक दूसरे के साथ कंपटीशन और युद्ध के माहौल हो गए। सो दैट एवरी सिंगल कंपनी वांटेड टू इरेडिकेट द नेक्स्ट वन, ताकि वो अपना यहाँ पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सके और फिर से उसको सस्ते दामों में सामान मिल पाए। Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ships. अब इनके क्या क्या एक्टिविटीज़ रही, यू नीड टू हाईलाइट दिस एज वेल, आप अपने बुक में भी हाईलाइट करिएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रही जिससे ये अपने राइवल्स को हराना या उनको दबाना चाह रहे थे। पहला अक्सर होता था कि एक कंपनी दूसरे कंपनी की जहाज़ों को बीच समुद्र में ही डुबो दिया करती थी ताकि उनका सामान का नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए। ब्लॉकेटेड रूट्स, एक दूसरे के रास्ते को ब्लॉक कर दिया करती थी सो दैट देयर शिप कुड नॉट मूव फॉरवर्ड और इवन बैकवर्ड, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। और कई बार जब लोडिंग या अनलोडिंग हो रही होती थी, स्पेशली लोडिंग जब इंडिया से होती थी और सामान यूरोप के लिए निकल रहा होता था, तो वो रास्ते को ब्लॉक कर देते थे कि फिर वो शिप आगे बढ़ ही ना पाए। अगर मिड ओशन में है तो वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाता था ताकि वो इंडिया तक या अपने देश यूरोप तक वापस ना पहुंच पाए, या फिर उनको डुबो देते थे आपस में। ये सभी ट्रेडर्स जो थे, दे यूज्ड टू डू दीज थिंग्स विद ईच अदर। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। ये कंडीशन इतनी एक्सट्रीम हो गई कि धीरे धीरे हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा। दे स्टार्टेड यूजिंग गन्स एंड कैनन्स, और उसके साथ साथ अब इन्होंने फोर्टिफिकेशन यानी बड़े बड़े किले बनवाना, किलेबंदी करना शुरू कर दिया ताकि ये अपने राइवल्स पर नज़र रख सके, वहाँ से उन पर निगरानी रख सके। वहाँ वो सोल्जर्स को बैठाते थे, हैविंग और कैरिंग शॉर्ट गन्स, मैच लॉक, ये सारी चीज़ें लेकर बैठाया करते थे ताकि कोई भी हमला हो तो उसका जवाब दिया जा सके। सो एज यू कैन सी दैट ये जो सिंपल से व्यापारी या ट्रेडर्स थे, इन्होंने सोल्जर्स का रूप ले लिया था और ये जो ट्रेडिंग का सीन था वो बैटल के सीन में कन्वर्ट हो गया था। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। अब जब यहाँ पर वो सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने किले वगैरह बनवाने शुरू कर दिए, तो ज़मीन तो उनकी थी नहीं, ज़मीन यानी कि लैंड दैट वाज बिलोंग टू इंडियंस, और इंडियन रूलर्स का उन पे कब्जा था। इस वजह से अब इनका जो संघर्ष या स्ट्रगल था इंडियन लोकल रूलर्स के साथ भी शुरू हो गया, बिकॉज दे स्टार्टेड सेटिंग अप देयर ओन किंगडम एंड देयर टेरिटरी एक्सपेंशन, प्लस दे स्टार्टेड मेकिंग फोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द राइवल कंपिटिटर्स। उनका बिना मतलब और बिना अधिकार के यहाँ के लैंड पर कब्जा करना लोकल ट्रेडर्स को पसंद नहीं आया, मतभेद, विवाद और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आई। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड लेटर ऑन ये हुआ, ये जो कंपिटिटर्स रहे इनको इरेडिकेट करना, हटाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना, किले बनवाना, नज़र रखना, सिपाहियों की भर्ती लेना, ये सारी कंडीशन एक ऐसी हो गई। देन एट द एंड कंपनी को ये रियलाइज़ हुआ कि बिना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किए बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, एंड अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ें हुई, यानी कि किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना, पार्टिसिपेट करना शुरू किया, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर कंट्रोल, दे कैन इस्टेब्लिश देयर ग्रिप ओवर द इंडियन रूलर्स एंड देयर टेरिटरीज, ताकि वो भारतीय राजाओं पर और उनके क्षेत्र पर अपना ग्रिप बना सके। Now let's have a look at the next paragraph, which start with the title East India Company begins trade in Bengal। किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार बंगाल में शुरू किया। The first English factory was set up on the banks of River Hooghly in 1651. You need to know this and highlight this as well. First English factory on the bank of River Hooghly. First English factory on the bank of River Hooghly, right? That thing you need to remember. पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी 1651 में, वो हुगली नदी के किनारे सेटअप की गई थी। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स
ऑपरेटेड, ये वो जगह थी जहाँ पर कंपनी के ट्रेडर्स सबसे शुरुआती दौर में ऑपरेट करना शुरू किया था उन्होंने। और कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, फैक्ट्री में काम करने वाले उन ट्रेडर्स को फैक्टर्स कहकर डिनोट किया जाता था। द फैक्ट्री हैड अ वेयरहाउस वेयर गुड्स for export was stored and it had offices where company offices set। तो इस फैक्ट्री में होता क्या था, जो पहली फैक्ट्री इंग्लिश फैक्ट्री रिवर हुगली यानी हुगली नदी के किनारे सेटअप की गई थी 1651 में, इसमें वेयरहाउस यानी बड़े से गोडाउन हुआ करते थे जहां सामान को स्टोर करके रखा जाता। एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पर ऑफिसेज भी बनाए रहते थे जहाँ पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स बैठा करते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। जैसे जैसे ये व्यापार उनका भारत में बढ़ना शुरू हो गया, उन्होंने भारत के भी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को, जितने भी छोटे बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन से, उनको भी परसुएड करना, मनाना शुरू कर दिया that they can make their settlement near their factory, ताकि वो भी अपने जो सेटलमेंट्स हैं, अपनी जो भी दुकानें हैं, शॉप्स वगैरह होंगी, वो इनके फैक्ट्री के इर्द गिर्द ही ओपन कर सके। By 1696 it began building a fort around the settlement। 1696 का समय था, इस समय से धीरे धीरे इन्होंने अपने जो वेयर हाउस थे उसके इर्द गिर्द किला बनवाना शुरू कर दिया, किलेबंदी करवानी इन्होंने स्टार्ट की। 2 years later it bribed Mughal officer into giving the company जमींदारी rights over 3 villages। उसके ठीक 2 साल बाद इन्होंने मुगल एम्परर को ब्राइब देकर यानी कि घूस देकर उनसे 3 गांव की जमींदारी ले ली। जमींदार हु इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ अ विलेज एंड हु हैज़ द कंप्लीट अथॉरिटी टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस और to apply any such law and so other thing on that village। तो जो जमींदारी होती है, गांव का जो जमींदार या मुखिया होता है, उसको उस गांव के रिलेटेड अफेयर्स की सारी जानकारी होती है और उस पर अधिकार भी होता है कोई भी फैसला देने का, कानून बनाने का या कुछ भी अदर डिसीजंस लेने का। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुगल ऑफिसर्स को ब्राइब देकर, जो भी उस वक्त के मुगल ऑफिसर्स थे, उनको घूस देकर, पैसे की लालच देकर 3 गाँव की जमींदारी अपने हाथ में ले ली। वन ऑफ दीज वॉज कालीकट, और उन्हीं 3 गांव में से एक था कालीकट। यू नीड टू हाईलाइट दिस, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे, जो आगे चलकर कैलकाटा या फिर कोलकाता जैसा कि हम आज जानते हैं इस नाम से मशहूर हुआ। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब को भी मना लिया, राजी कर लिया, सो दैट ही कैन इशू अ फरमान। फरमान का मतलब होता है रॉयल ऑर्डर, एक वर्डिक्ट या ऑर्डर। फरमान रॉयल ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर को फरमान कहा जाता है। तो उन्होंने एम्परर को मना लिया, मुगल एम्परर औरंगजेब को, कि वो एक रॉयल ऑर्डर इशू कर दे और उसी तरीके से इनको भी पूरा सोल राइट मिल जाए ड्यूटी फ्री टैक्स ट्रेड करने का। ड्यूटी फ्री का मतलब टैक्स फ्री, यानी जो भी वो व्यापार करेंगे उस पर कोई ड्यूटी या टैक्सेस उनको पे नहीं करने होंगे। ऐसा ऑर्डर उन्होंने, ऐसा एडिक्ट, रॉयल एडिक्ट कहिए या रॉयल ऑर्डर कहिए, उनको औरंगजेब से मिल गया। उन्होंने औरंगजेब को इस तरीके से परसुएड किया। द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंट हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और लगातार, इतना ही नहीं, शुरुआत में पहले उन्होंने मुगल ऑफिसर्स को परसुएड किया, राजी किया, ब्राइब देने की कोशिश की, सो दैट दे कैन गेट द कंट्रोल ओवर 3 विलेजेस। 3 गांव पर उनको कंट्रोल यानी कि वहाँ की जमींदारी मिल गई। एंड वन ऑफ सच विलेज वॉज कैलकाटा, जो कि कोलकाता के नाम से आप जानते हैं, वो उनके कंट्रोल में आ गया। आगे चलकर उन्होंने औरंगजेब को भी परसुएड कर लिया, मना लिया। एंड हुआ क्या कि उन्होंने एक फरमान, रॉयल ऑर्डर इशू कर दिया कि ये जो कंपनी है भारत में, इनसे कर नहीं लिया जाएगा, ड्यूटी फ्री टैक्स करेंगी। और इनका ये जो एफर्ट था, द एफर्ट ऑफ परसुएडिंग मुगल रूलर्स एंड देयर ऑफिसर्स एंड सो ऑन, दे कंटिन्यू डूइंग दिस। उन्होंने इसको जारी रखा, लगातार लोगों को परसुएड करना, मनाना, राजी करना, मैनिपुलेट करना, उनको नए नए लालच देना, उनको घूस देने का काम इन्होंने जारी रखा, सो दैट दे कैन गेट देयर कंट्रोल ओवर वास्ट टेरिटरी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इनके कंट्रोल में आ सके। मैनिपुलेट करने के जो भी इनको एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस मिले थे, लाइक फॉर एग्जांपल द फरमान विच हैड बीन इशूड बाय औरंगजेब।
औरंगजेब ने इन्हें सिर्फ ड्यूटी फ्री टैक्स करने का फरमान जारी किया था, लेकिन उसी फरमान को ये मैनिपुलेट करके, हेर फेर करके और एक्सपेंड करने की भी इन्होंने लगातार कोशिश की। एक राइट के बजाय और भी ज़्यादा प्रिविलेजेस या एग्जेम्पशंस इन्होंने मांगना शुरू कर दिया। बट ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन हुआ क्या, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, कंपनी के वो ऑफिसर्स जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, उनको ड्यूटी यानी कि टैक्स पे करने की ज़रूरत थी। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन enormous लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। सो इट मीन्स, हमने ये पढ़ा था, नॉट ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी बट वेरियस अदर यूरोपियन कंपनीज फाउंड देयर वे टू इंडिया। उन्होंने भारत का रास्ता खोज लिया, भारत चले आए व्यापार करने। तो जो फरमान था दैट वॉज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रॉयल ऑर्डर के तहत फरमान मिला था, लेकिन और भी जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा नहीं थे, वो स्वतंत्र होकर यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, फ्री साइड प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने भी रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया दैट दे वुड नॉट पे टैक्स, वो भी टैक्स नहीं देंगे, जस्ट लाइक द वे ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट पेइंग टैक्स। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, टैक्स एज यू ऑल नो दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एनी पीरियड। किसी भी दौर की सरकार रहे, चाहे एक राजा रहे, राजा की भी अपनी सत्ता और सरकार होती है, एक डेमोक्रेटिक हो या एक किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट हो, वहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट का दैट इज़ टैक्स। और यहाँ से टैक्स आना मना हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो फरमान मिल गया था एंड दैट्स वाई दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग ड्यूटी। बट आफ्टर वॉचिंग दिस, जो और भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे दे रिफ्यूज टू पे टैक्स, उन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया। और हुआ क्या, जो अर्निंग होती थी टैक्स के फॉर्म में वो बहुत डिक्लाइन हो गई, ड्यू टू विच जो रेवेन्यू, जो इनकम, जो मुनाफा बंगाल को होता था, बंगाल का खर्चा जिससे चलता था, वो बहुत लॉस में चला गया। How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? Firstly, you need to highlight this. Who was the Nawab of Bengal that time? It was Murshid Quli Khan. वो उस वक्त के बंगाल के नवाब थे। सवाल ये उठता है कि कैसे अब वो प्रोटेस्ट ना करते, स्पेशली जब बंगाल एक हैवी लॉस से सफ़र कर रहा था, इकोनॉमिक लॉस बहुत हो चुका था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वर नॉट एबल टू get enough amount of revenue from the traders and from the other people who came across the border to do trade in our country। जब उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया तो कितना लॉस हुआ, और अब प्रोटेस्ट क्यों ना होता। Have a look on figure number 3 which is showing local boats bringing goods from ship in Madras painted by William Simpson in 1867। विलियम सिम्पसन ने 1867 में ये पेंटिंग बनाई, जहाँ पर कुछ लोकल बोट्स हैं, यानी कि विद इन द टेरिटरी चलने वाली जो बोट्स होती हैं, जो भारत के ही सीमा रेखा में चलती हैं, वो मद्रास फ्रॉम शिप्स इन मद्रास, वो गुड्स कैरी करके मद्रास में शिप्स में सामान ढोकर ले आ रही हैं। ऐसी पेंटिंग करके यहाँ पे लोकल बोट्स को दिखाया गया। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल हैव अ स्टडी अबाउट हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी कि ये जो व्यापार था युद्ध में कैसे कन्वर्ट हो गया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे।